Hello, good evening. Good evening. How are you? I'm fine. How are you? We meet again this Saturday. Yeah, I'm good. Thank you. Today, fortunately, I am at my clinic. I was just noticing. Okay, okay. So, how is the thing in Gujarat? How's the weather there? Has it settled? Weather is settled and summers are back again with 40 degrees Okay, Celsius. So, okay, okay, okay. The cyclone and was even there last the weekend. lockdown has now been a bit relieved. Okay. It was not a lockdown actually, but the norms were very Hmm. strict. But now Okay, from okay. 9 a.m. to 3 p.m. Shops have Oh, started being they were allowed to open the shop and everything. So okay, okay, okay. So we've had a lot of people already joined in. So we can today start on time, I think. yeah. Okay. So चलिए सर तो शुरू करते हैं हाँ जी, हाँ जी. So first of all, I welcome you on this Facebook Live on our Mind Talks with Mind Docs. This is our third Facebook Live in a series, and we both are psychiatrists. I welcome Dr. Desiree Sambi from New Delhi. She's a consultant psychiatrist at Sant Paramanand Hospital with now almost 9 years of experience. और थैंक यू मेंटल सर हेल्थ अवेयरनेस के बारे में काफी एंथुजियास्टिकली वो डिस्कस करते हैं एंड ट्राई टू स्प्रेड मोर एंड मोर अवेयरनेस इन द कम्युनिटी एंड थैंक यू सर नाउ introducing myself also. uh, Myself, Dr. Jyotik Bachech. I am a psychiatrist at Ahmedabad. I am a psychiatrist at my own setup, that is Safalya Mind and Body Clinic. और and sir आज is की जो very enthusiastic in himself in spreading mental awareness. He's spoken on TV and he has had almost 50 sessions on Facebook Live, so he's quite active in propagating mental health to everybody. थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन. और कुछ इसमें वी विल नॉट वेट एनी मोर, विल स्टार्ट डायरेक्टली Yes, विथ yes, अवर we've had टॉपिक. enough people join. हाँ, तो आज आज जो बात है वो इलनेस एंजाइटी के बारे में बात है. आज सुबह में मैंने फेसबुक स्टोरी पे पोस्ट किया था दैट आर यू वरीड अबाउट बीइंग इल. ऐसा एक मैंने पोल रन किया था that then 60% of the people have told yes, we are worried of being ill. So Mm. looking at the current scenario of COVID-19, मैं एक केस स्टोरी से या केस डिस्कशन से ये लाइव शुरू कर रहा हूँ. अच्छा. तो करीब कुछ ही दिनों पहले की बात है. अराउंड 30 to 40 ईयर के बीच का एक बंदा था हु केम टू माय क्लिनिक for asking me that whether I am having some disease or not, कि मुझे सही में कोई बीमारी है या नहीं. तो रहते रहते मैंने बोला कि आप मुझे शुरू से सारी बातें बताइए कि क्या आपके साथ क्या हुआ है और आप क्या फेस कर रहे हैं. तो उसने 3 साल पहले की बात शुरू करी कि 3 साल पहले मेरे कोई नजदीकी रिश्तेदार को हार्ट अटैक हुआ था और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था. और उसके बाद से वो समाचार, वो न्यूज सुन के ही मुझे उसी टाइम इतनी घबराहट हो गई कि मेरी धड़कन तेज होने लगी, पसीना छूटने लगा, लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन होने लगा, सिर घूमने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए. और इसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि मेरे नजदीकी रिश्तेदार को ऐसा हुआ है तो मुझे तो अटैक नहीं आ जाएगा ना, मैं तो मर नहीं जाऊंगा ना. और इसी चक्कर में डॉक्टर क्या हुआ कि मैंने पहले तो अपने फैमिली डॉक्टर को बताया. फैमिली डॉक्टर ने साहब मेरी नब्स चेक करी, मेरा हार्ट बीट चेक किया, सारी मेरी हिस्ट्री ली. वो बोले तेरे को कुछ नहीं है भाई, तू नॉर्मल है. फिर भी मेरा मन नहीं माना. मैंने बोला इतनी हार्ट वाली तकलीफ हो तो इनको क्या पता चलेगा, ये तो फैमिली डॉक्टर है, लाओ मैं किसी और आगे डॉक्टर को बताता हूँ. तो कैसे कैसे इंटरनेट पे ढूंढ ढांड के कोई ढंग का मैंने एमडी मेडिसिन कार्डियोलॉजिस्ट के पास में गया. और उनको पहले से ही मैंने बोला कि देखो मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम हो रही है, आप हो सके इतनी जांचें, आपके मेडिकल साइंस में जो जो रिपोर्ट आती है वो सारी आप निकलवा लो और मुझे कंफर्म मुझे बताओ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या नहीं. तो उन्होंने भी अपने अनुभव से ईसीजी निकाली और इको निकाली, काफी सारे सब रिपोर्ट निकाले. और वो भी मुझे ऐसे बोलने लगे कि आपके रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है, आपको तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है हार्ट के रिलेटेड. तो मुझे और चिंता होने लगी
कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो रिपोर्ट में आ नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मुझे संतोष नहीं मिला। मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये डॉक्टर ने कुछ कुछ बाकी रह गया है, उनको पता नहीं है, जल्दी जल्दी बात कर ली उन्होंने। तो मैं किसी और डॉक्टर के पास भी गया। ऐसे करते कराते करीब करीब मैं 5-6 कार्डियोलॉजिस्ट को मिल चुका हूँ। सारे लोगों ने रिपोर्ट निकाली और सब लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें सिर्फ विचारों की तकलीफ है, तुम्हें सिर्फ स्ट्रेस है, तुम्हें तनाव है, ये सब रिपोर्ट सब भूल जाओ, कोई तकलीफ नहीं है और खुशी से जियो। अब मेरी 3 साल से समस्या ये है कि मैं खुशी से जी नहीं पा रहा हूँ। मैं हर दिन उठ के ये सोच रहा हूँ कि मेरे को ऐसी तो कौन सी बीमारी है कि मुझे तकलीफ जरूर हो रही है पर रिपोर्टों में नहीं आ रही। और डॉक्टर साहब, मैं पिछले 12 महीने की बात बताऊं तो जब से कोविड आया है मेरा तो जीना हराम हो चुका है। मैं कितनी बार तो आरटीपीसीआर करवा चुका हूँ, वो टेंट लगते हैं वहां जाके लाइन में खड़ा रह जाता हूँ। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि टेंट वाले भी मुझे पहचान गए कि मेरा रिपोर्ट करना ही नहीं है, इसका तो नॉर्मल ही आएगा। तो कोविड के कारण मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैं और चिंतित होने लगा और इंफॉर्मेशन सर्च करने लगा। तो ये पेशेंट मुझे आके ऐसी बातें बता रहा है। तो डॉक्टर डेजीरी, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि ऐसे ऐसे जो मामले रहते हैं, ऐसे केसेस रहते हैं, तो क्या डायग्नोसिस हो सकती है और ये रोग है भी या नहीं, इसके बारे में आप I'm बताइए। हाँ जी, I'm sure everybody must have been wondering the same thing कि ये exactly है क्या। And I'm sure they've come across such patients also जिनकी वो बातें सुनते होंगे कि हाँ, he's hunting for an answer. Well, yes, ये बीमारी है. This is known by the name of illness anxiety disorder. And नाम में ही मतलब छुपा हुआ है इसका कि illness related anxiety disorder. So it was very beautifully explained by sir. Exactly same thing happens in patients of such categories. And illness anxiety disorder is को अलग नामों से भी जाना जाता है, like health anxiety or hypochondriasis. And this is a mental disorder. It is a diagnosable disorder in our in our ICD and DSM-5. So in this disorder, patients have a persistent fear of developing some grave medical illness, and they are not ready to believe despite having all the facts available कि ये है नहीं, कोई medical disorder नहीं है. Doctors have ruled it out by getting multiple examinations done, multiple investigations done. They have told him that you don't have a disorder, yet they are not ready to believe. So there is a persistent fear of developing a grave medical illness. So in this, basically patient अपनी ही bodily sensations को misinterpret कर लेता है as some major illness. Like sir explained कि उसको chest में दर्द हुआ, उसके हाथों में दर्द हुआ. So somewhere he had this thought that he is going to have a heart attack. So he ran to the cardiologist and ran to the other doctors to find a valid explanation. But despite it, सारे investigations करने के बाद भी कोई answer नहीं मिला that was suiting his belief system. So he was not ready to believe. इसको और हम अगर और explain करें तो we can understand that a human body is a natural body that has a lot of natural natural noises in itself. Our muscles make noises in the form of twitches, aches and tensions. Then our stomach has a lot of gurgles, our skin has itches. So these are natural sounds. अब in patient में क्या होता है, they misinterpret such natural sounds to be form of a grave illness. So they develop such catastrophic thoughts. And these catastrophic thoughts then produce marked anxiety and they cause a physiological arousal in the patient. जब physiological arousal होगा तो यही noises बढ़ जाएंगे in their intensities. So then the patient then actually believes कि हाँ मेरे को कुछ हो ही रहा है, because the intensity and the severity is so much of that simple symptom. It is just being flared by our thoughts. And then the patient gets into this preoccupation of rehearsing that same thought again and again in his mind कि मुझे कुछ हो रहा है because I'm feeling it. And then the patient gets into the cycle of some reassurance cycle कि मैं किससे जाके confirm करूँ कि yes जो मुझे हो रहा है is it really happening or not. So he goes to his friends, his doctors, his family, and he keeps hunting and he keeps on asking them the same question again and again. Now why is he reassuring himself is only because उसको mental anxiety बहुत हो रहा है. How will he reduce that mental anxiety? He reduces it by asking, he reduces it by checking his body for some bodily symptoms. So reassurance and checking is a form of reducing his mental anxiety. But what happens, वो transitory anxiety reduce करता है, वो prolonged नहीं रहता. तभी एक बार पूछा तो एक बार पूछ के भी आराम नहीं मिलता है, वो 10 बार 15 बार रोज हर दिन हर महीने पूछता रहता है. So the pattern becomes very chronic and very frustrating. Now patient in this frustration, not able to find an answer, what he does, he starts doctor shopping.
He runs from one doctor, not getting satisfied, runs to another doctor and gets the same set of examinations, tests done. And डॉक्टर्स को फिर समझाना भी बहुत व्यस्त, मतलब बहुत ही यूजलेस लगता है, because patient is not ready to believe with facts also in front of him. Then what happens, patient gets so frustrated many a times. Patients tend to, go and read up their own symptoms, go and evaluate their own symptoms on the internet as well. So that brings another problem of cyberchondria. पेशेंट्स जो अपने बिहेवियर्स कंपल्सिवली इंटरनेट पे सर्च करते हैं उनको हम साइबरकॉन्ड्रियाक्स कहते हैं. सो दैट इज अनदर क्लास ऑफ सिम्टम्स दैट सच पेशेंट्स कैन डेवलप एंड कम टू अस. एंड इनमें दो टाइप्स होते हैं. ये तो जो मैंने डिस्क्राइब किया इज अ केयर सीकिंग टाइप, जो बहुत ही हेल्थ एंशियस हैं, हेल्थ दे वेरी एंशियस रिगार्डिंग द हेल्थ, सो दे हंटिंग फॉर आंसर्स. बट एक होते हैं केयर अवॉइडेंस टाइप, जिनको इतना एंजाइटी हो रहा है दैट दे कांट फेस द फैक्ट कि मुझे कोई बीमारी निकल आएगा. सो व्हाट दे डू, दे डोंट गो टू द डॉक्टर ओनली, दे डोंट गो टू गेट देम इन्वेस्टिगेटेड ओनली, थिंकिंग कि कभी मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास तो मेरे अंदर कोई बहुत ही ग्रेव बीमारी निकाल देंगे. सो इसके दो टाइप्स होते हैं, केयर सीकिंग एंड केयर अवॉइडेंस. फिर इसके सिम्टम्स जैसे मैंने बताए होते यही हैं कि प्रीऑक्यूपेशन विद दीज वरिंग थॉट्स, कैटास्ट्रोफिक इन नेचर. सेकेंड सिम्टम होता है यही थॉट्स बहुत एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं, यही एंजाइटी सबसे ज्यादा डिसेबलिंग होती है. और तीसरा सिम्टम इनमें होता है रीअश्योरेंस लेना एंड चेकिंग करना, इसको हम सेफ्टी बिहेवियर्स कहते हैं. जब ये तीनों पैटर्न्स ऑफ सिम्टम्स 6 महीने से ज्यादा प्रेजेंट होता है इन अ पेशेंट एंड इट इज so disabling in his life, then only do we call it a disorder, and then only we say he classifies to be an illness anxiety disorder. थोड़ा बहुत तो एंजाइटी, थोड़ा बहुत तो हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स एंड डाउट सब में रहता है, बट दैट इज नॉट द टाइम वी लेबल एनीबडी. Only when it is interfering his life to a great extent that we say you need psychiatric help and this needs treatment. So this brings me to a question to you, sir, that who are the vulnerable individuals, who are the class of people who can develop such kind of illness? कुछ इनकी कैटेगरीज होती होंगी. Very nicely explained, doctor, about what is illness, anxiety and everything. Vulnerability कि किन लोगों को ये तकलीफ होने का जोखिम ज्यादा है. तो सारे इंसानों को इसका जोखिम है. एवरी पर्सन इज वल्नरेबल राइट फ्रॉम एज 5 टिल एज 95, और जब तक, क्योंकि इंसान हमारा एक नर्चर ऐसा हुआ है कि भाई बीमारी इज अ थ्रेट. हमको पहले से ये सिखाया जाता है कि इलनेस इज अ थ्रेट. तो थ्रेट जब भी परसीव हो जाता है कि नहीं अब तो मुझे कुछ हो जाएगा, तो एवरी पर्सन हैज दैट वल्नरेबिलिटी इन बिकमिंग एंशियस अबाउट इलनेस. पर जैसे आपने बताया हेल्थ कंसर्न और इलनेस एंजाइटी, उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में वल्नरेबिलिटी इन लोगों की ज्यादा होती है कि जो लोग ये इंफॉर्मेशन के साथ काफी जुड़े हुए हैं. से फॉर एग्जाम्पल मेडिकल पर्सनल, पैरामेडिकल पर्सनल, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल पर्सन के रिलेटिव्स, या फिर ऐसे कुछ लोग हैं कि जो लोगों को दूसरे की हेल्प करने में बहुत अंदर से अच्छा लगता है, जो सेवाभावी इंसान है, कि जो लोग दूसरे को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, रिपोर्ट्स कराने के लिए लेके जाते हैं. सो दिस पीपल आर हाईली एक्सपोज टू हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मेडिसिन रिलेटेड थिंग्स एंड रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स. तो ये सब पॉपुलेशन है वो हाईली वल्नरेबल. दूसरा कि काफी लोगों को चाइल्डहुड में, बचपन में काफी स्ट्रिक्ट चाइल्डहुड मिला होता है, पेरेंटिंग काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन वाली होती है, या तो हर एक छोटी छोटी बात पे उनको टोका जाता है. तो ये लोग जो हैं वो चाइल्डहुड से ही काफी घबराहट में, काफी लो कॉन्फिडेंस में रह रहे होते हैं. तो छोटी छोटी इलनेस की छोटे छोटे सिम्टम जो फिजिकली नॉर्मल रहते हैं, वो लोग ये बचपन के जो इवेंट है उसके साथ ये जोड़ देते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पर्सनालिटी वाइज, स्वभाव वाइज काफी परफेक्शनिस्टिक, काफी ज्यादा एनालिटिकल होते हैं. तो इन लोगों में भी जब तक उनके मन में इलनेस रिलेटेड छोटा से छोटा डाउट क्लियर नहीं होता है, तब तक भी वो इलनेस के पीछे पड़े रहते हैं. और एक पॉपुलेशन है कि जो लोग लंबे टाइम से मेडिकल इलनेस से फेस कर रहे हैं, मेडिकल इलनेस से वो अंदर है, जैसे कि हार्ट अटैक जिसको आया हुआ है, जिसको थायराइड की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या अस्थमा की तकलीफ है, कि दीज आर क्रॉनिक फिजिकल इलनेसेस. तो दिस पीपल आर ऑल्सो ऑलवेज वल्नरेबल, क्योंकि उनको हर टाइम ऐसा लगता है कि वापिस मुझे ऐसा कुछ ना हो जाए.
तो ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है कि दिस पीपल आर हाईली वल्नरेबल। पर एक इसमें ऐसी बात भी रहती है कि ये सारे विचार तो रहते हैं, पर डॉक्टर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उनमें थिंकिंग पैटर्न क्या रहती है, कि जिस जिस थिंकिंग पैटर्न को लेके ये विचार उनमें चलते रहते हैं, प्लीज आप बताइए। Well, this is the most interesting part only, that why the thoughts are what is so interesting in this patient. Well, इसको समझने के लिए थोड़ा सा thinking बताना चाहूंगी सबको that we human beings are conscious beings. We are constantly interpreting our environment. We are trying to find answers what is happening around us. So how is it possible? It's only possible because we are thinking. So thinking is a cognitive process, and thinking is happening only because there's an electrochemical reaction occurring within our brains between the nerve cells. So these nerve cells are producing thinking and thoughts. Thoughts is a byproduct of thinking. So ये जो thoughts हैं हमें अपने environment को interpret करने में help करते हैं. They give us accurate answers. They help us in decoding the environment around. So this colors our point of view for good or for bad. अब कैसे thoughts आते हैं हमें वो define करता है that whether we'll develop illness anxiety disorder or we will have a normal thinking pattern. Now many a times हमारे brain में neuronal connections में कोई firing में कोई discrepancy आ जाती है, so they take a shortcut. So what they do, they don't produce the normal pattern of thinking there. वहां पे वो प्रोड्यूस करते हैं डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, और यही डिस्टॉर्टेड थिंकिंग इज व्हाट इज प्रेजेंट इन पेशेंट्स ऑफ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर्स. उसमें क्या होता है, द माइंड ट्रैप्स यू. The mind simply makes you believe in something that is not true as true. So this is called a mind trap only. In patients को उनका brain ही mind trap में ले जाता है by producing distorted, false, irrational thoughts. फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग ही इस थिंकिंग पैटर्न में बहुत कॉमनली रहते भी हैं, बट नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज दीज पेशेंट्स. लाइक हमें किसी वी आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड आवर बॉस इज स्कोल्डेड अस, सो वी जस्ट पुश अवे दैट थॉट एंड से oh this is his temperament, ये तो उनका स्वभाव है, he is very hot tempered. So what have I done? I have just labeled him with a tag that he's very hot tempered and this is his temperament. But maybe that's not the truth. That is a truth that I want to believe just because मुझे बहुत बुरा लगा. I felt embarrassed in front of so many people. He scolded me and I felt pained. So just to reduce my mental agony and mental pain and reduce the anxiety that it produced me, I pushed it off by producing this thought distortion of labeling. So labeling is one type, and there are many more types of thought distortions that patients and people do develop. बट अगर ये थॉट पैटर्न हम कंटिन्यूसली अपने माइंड में एक हैबिचुअली इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब वो एक नेगेटिव मूड क्रिएट कर देता है. वही होता है इन पेशेंट्स के साथ. वो नेगेटिव मूड जब बन जाता है तो डिप्रेशन और एंजाइटी कॉज करता है. अब इन पेशेंट्स में जो थिंकिंग एरर्स हैं, वो थिंकिंग स्टाइल्स हैं, वो थिंकिंग एरर्स है. तो पहला जो थिंकिंग एरर आता है इनके केस में इज मैग्निफिकेशन. Magnification is what they overestimate the chances of having a disease and they underestimate the chances of coping with the disease. ठीक है, वो समझते हैं कि हमें बीमारी तो हो ही जाएगी, बट दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ कि हम उससे बाहर निकल के आ पाएंगे. एंड दे जस्ट टेंड टू मैग्निफाई वन लिटिल स्मॉल सिम्टम और वन लिटिल साइन ऑन द बॉडी, लाइक कहीं रेडनेस हुआ विद सम टेंडरनेस, सो दे विल टेंड टू थिंक कि हमें ट्यूमर हो गया. सो दे हैव मैग्निफाइड इट टू समथिंग वेरी ड्रास्टिक. सिमिलरली इसी में एक और थिंकिंग पैटर्न है कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग, जिसमें कि द पेशेंट जम्प्स टू एरोनियस एंड द वर्स्ट पॉसिबल कंक्लूजन, कि उसने ट्यूमर तक सोच लिया, ये नहीं सोचा इट कुड जस्ट बी अ माइनर स्वेलिंग विच विल जस्ट सेटल इन अ डे और सो. सिमिलरली अगर आज के टाइम में पेशेंट कोई आएगा आईडी का, उसको हल्का सा स्नीज होगा तो ही विल जंप टू द थॉट कि आई विल डेवलप coronavirus, and that too of the severe category. So patient has developed a distorted thinking of catastrophizing thinking. The third type is tunnel vision. Patients see through a hole. They are just seeing with their mindset, their own beliefs, and they are just seeing the whole illness or the whole symptom that they are facing through the limited knowledge that they have. उनको और knowledge gain ही नहीं करना to understand कि इसके there are facts refuting his own thinking belief. So he sees through a tunnel vision. The fourth most common thinking style in such patient is that of mental filtering. Mental filtering means वो
अपने ही रेलेवेंट जो उसको चीज समझनी है उसी से रेलेवेंट थॉट्स को समझेगा, सुनेगा, बाकी जितने रेलेवेंट थॉट्स हैं वो उस पर ध्यान ही नहीं देगा. He will just tend to ignore. For example, if he feels I have, some tumor producing illness, like I have lipoma. So it's not a cancerous disease, but it is a tumor related disease. तो patient उसकी history कहीं से पढ़ेगा, उसकी symptoms कहीं से पढ़ेगा, वो ये देखेगा उसमें death कितनी हुई है उस disease से, वो ये नहीं देखेगा उसमें recoveries कितनी हुई है. So that is what is mental filtering. वो अपने choice पे अपने ही thoughts को, अपने ही चीजों को जो सुनना समझना चाहता है वही चीज filter out करके अपने mind में लेता है. So these 4 common thinking styles are present in such patients, and ये चीज has to be recognized early. It has to be eliminated from his thinking pattern, because these things can develop into severe anxieties and severe depressive symptoms, and that will require a lot of treatment then. तो I'll just wind up saying that thinking pattern को महात्मा गांधी ने भी बहुत अच्छे से describe किया है. Man is but the product of his own thoughts. What he thinks he becomes. So this absolutely holds true for such cases of anxiety disorder. Well, now that brings me to a question to you, sir, कि इनका socio-cultural response कैसा होता है ऐसे disease का? You have very rightly described all the thinking patterns. आपके क्वेश्चन का आंसर दूं उसके पहले एक और चीज इसमें रहती है कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में देयर इज अ थिंकिंग पैटर्न व्हिच इज नोन एज intolerance to uncertainty. That these people become very much panicky about things which are uncertain, and that is why they keep on seeking answers. तो एक ये thinking pattern रहती है. दूसरा कि these people are always into a reasoning which is more emotion based. कि इमोशनल रीजनिंग की वजह से उनको अपने मन के जो कॉग्निटिव एरर्स है वो ही उनको पता नहीं चलते हैं, और इसकी वजह से वो दे कीप ऑन सीकिंग आंसर्स एल्सवेयर. सोशियो कल्चरल रिस्पॉन्स पे आते हैं. आप कभी बीमार पड़े हो, भगवान ना करे कि आप बीमार हो, पर एनी टाइम इफ यू रिमेम्बर when we became ill somewhere maybe recently, or तो सीधा फोन क्या आएगा. People are interested in knowing disease, knowing cause, which doctor is treating, which reports are going on. वो हमको पहले ये नहीं पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है. तो सोशियो कल्चरली पूरा इसका इलनेस एंजाइटी जो है उसके पहले ये रहता है कि इलनेस के प्रति पीपल आर ऑल्सो वेरी मच क्यूरियस अबाउट दैट पार्ट. तो इसीलिए क्या होता है कि लोग अपने सोच की वजह से, अपने अनुभव की वजह से एडवाइजिंग शुरू कर देते हैं. जो एडवाइस डॉक्टर की रहती है वो तो साइड में रह जाती है, पर सही में जो रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, जो क्लोज वन होते हैं, दे कीप ऑन एडवाइजिंग, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, रिपोर्ट करानी चाहिए, वो तो आउट ऑफ ऑल दिस सोशियो कल्चरल रिस्पॉन्स, इफ अ पर्सन इज हैविंग दिस इलनेस एंजाइटी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, देयर इज अटर कंफ्यूजन कि किसको मानना है, किसको सही समझना है, किसको नहीं समझना, किसको गलत समझना है. एक तो ये चीज है. दूसरी चीज ऐसी रहती है कि जो क्लोज रिलेटिव है वो इलनेस एंजाइटी को नहीं समझते, वो सिम्टम को इंपॉर्टेंस देते रहते, और सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस देने की वजह से वो लोग डॉक्टर चेंज करने के लिए परसू करते रहते हैं कि भाई 5 दिन ये दवाई ली, अच्छा नहीं रहा, चलो इस डॉक्टर को दिखा दो, उस डॉक्टर. तो दे कीप ऑन चेंजिंग द डॉक्टर, एंड दैट इज व्हाई दिस डाउट फेनोमिना कम्स. दैट इलनेस एंजाइटी वाले पेशेंट है वो डॉक्टर पे, रिपोर्ट्स पे, मेडिसिन पे, सारी चीजों पे वो डाउट करते रहते हैं. तो सोशियो कल्चरल रिस्पॉन्स इसमें एंजाइटी की सिवियरिटी बढ़ाता जाता है. कई बार इसमें रिलीजियोसिटी या फेथ हीलिंग भी ऐड हो जाता है कि चल मैं तुझे टैरो कार्ड रीडर के पास लेके जाता हूँ, एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाता हूँ, फेथ हीलर के पास, वो मंदिर में दर्शन करने से माइग्रेन अच्छा हो जाता है, कुछ फूड खाने से माइग्रेन. तो ऑल दिस काइंड ऑफ सोशियो कल्चरल रिस्पॉन्स, they divert the attention of the patient from core issues of anxiety to other issues, and that is why these people they keep on continuing their complaints. कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेटिव्स को पता चल जाता है कि दिस इज समवॉट विच इज साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस, बट स्टिल दे डोंट गो टू अ साइकियाट्रिस्ट. वो क्या बोलते हैं, तुम मेरे को बोल क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरी बातें सुनता हूँ,
तेरा मन अच्छा हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। एंड दे ट्राई टू बिकम अ गॉडली फिगर और उसके सपोर्टर बनने की कोशिश करते हैं। पर जब भी वो एंजाइटी के बारे में आधी रात को फोन करता है, देन दे हैव नो आंसर्स टू दैट। कई बार हमारे यहाँ ऐसी भी ट्रेंड है, मेरे एक अच्छे बुजुर्ग है, पढ़े लिखे, उनके पास चले जाते हैं, वो बताएंगे कि क्या इसमें रास्ता निकालना है। तो they keep on taking advices of who are not expert or who are not having enough experience about this thing, and that is why these people keep on rotating. आपने डॉक्टर काफी देखा होगा कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट आपके पास एक बार आएंगे, फिर महीनों तक गुम हो जाएंगे। तो They इसी come with big चक्कर में huge files. दे भी तो इन लोगों की एक तासीर ये रहती है कि उनका बिहेवियरल पैटर्न ये रहता है कि उनको एंजाइटी के जो आंसर्स है उसको रिपोर्ट के पेपर में वो ढूंढते रहते हैं कि क्या चीज है मुझे। तो इसी बात को लेके आगे आगे हम डिस्कशन करते हैं कि डॉक्टर व्हाट यू थिंक कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? वेल ट्रीटमेंट तो है, एंजाइटी डिसऑर्डर है तो ट्रीटमेंट है इसका। जो माइल्डर फॉर्म्स होते हैं उनको हम साइको एजुकेशन से ही काफी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। साइको एजुकेशन इज सिंपली अबाउट प्रेजेंटिंग फैक्ट्स टू हिम। सो द फर्स्ट थिंग सीन इज पेशेंट्स आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इलनेस एंड हेल्थ ओनली, सो दे हैव डेवलप्ड रॉन्ग थिंकिंग styles and they have a wrong understanding of the whole thing. So present facts to them that are medically correct for them to believe. Second is in psychoeducation हम उनको stress का बताते हैं, how stress is aggravating their symptoms. Third is we tend to explain them about how thoughts are related to their anxiety being amplified. जैसे thoughts रखेंगे वैसे anxiety तब बढ़ेगी, तो try to have a control over your thinking. फोर्थ पॉइंट इन साइको एजुकेशन इज वी टेल देम आप सिलेक्टिवली अगर सिर्फ अपने इसी मेडिकल थॉट पे ही अटेंशन देंगे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव अटेंशन, उससे आपकी एंजाइटी खुद ही आप बढ़ा रहे हैं. So don't give so much of attention to just one disturbing thought of that's coming to your mind. Learn distractions. The last most important point for them is that we always tell them कि आप जो इतना don't spend so much of time just thinking about this one thought. You have to develop other simple self-help techniques like stress management सीखिए, like do some yoga, try to calm your mind in other ways. So this is about simple mild form of illness anxiety disorder, but those with severe illnesses, they have to be treated medically, and medicines are the mainstay of treatment because these disorders are just because of neurochemical and neurohormonal disturbances in your brain. So those are only corrected with medicines, and the earlier you take your treatment, the better the prognosis. The third line of treatment is usually with psychotherapies, and psychotherapy gives a very good cushioning to the medical line of management. Psychotherapy is also structured format of dealing with the patient. साइकोथेरेपी में भी हमारे पास जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी है, दे आर ऑल वेरी स्ट्रक्चर्ड थेरेपीज एंड दे नीड टाइम एंड पेशेंस टू गिव रिजल्ट्स. So I will not go into the detail of CBT because I want sir you to explain us कि CBT के जरिए हम लोग कैसे इन पेशेंट्स की थिंकिंग स्टाइल्स बदल सकते हैं. आपने ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि काफी लोगों को ये रहता है कि मेरे मन में ये चीज है बराबर, तो उसका मैं दवाई क्यों लूं. आप जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि भाई दिस इज द साइकेट्रिक इलनेस, ये विचारों से हो रहा है, थिंकिंग पे, तो ये तो मन में ही है, तो उसकी दवाइयां मैं क्यों लूं. पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच सीरोटोनिन नाम का केमिकल रहता है. उसकी डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से आपका शरीर उस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो जब तक वो सीरोटोनिन अच्छी तरीके से भर नहीं जाएगा तब तक आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो पाएंगे. तो डॉक्टर डेजिरी ने वही बताया कि मेडिसिन्स आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस, और वो लेना ही चाहिए. आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को डायबिटीज है तो सिर्फ सोचने से डायबिटीज अच्छा हो जाता है? नहीं, वो इंसुलिन रिलेटेड मेडिसिन आपको लेना ही पड़ेगा. उसी हिसाब से इन बीमारियों में सीरोटोनिन रिलेटेड मेडिसिन लेना ही पड़ेगा और वही चीज आपको ठीक कर पाएगी. तो एक चीज ये. दूसरी, जहां रिफ्रेमिंग थॉट्स की बात आती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात आती है, तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर थोड़ी चीजें आपको बता रहा हूं.
जैसे कुछ कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे हैं कि हाउ टू रिलीव द एंजाइटी एंड हाउ टू डील विद दिस एंजाइटी। तो सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि आपके सिम्टम जो है दैट इज नॉट द इश्यू, आपकी चिंता जो है वो मेजर इश्यू। जब तक आप सिम्टम के पीछे लगे रहेंगे तो सिम्टम बदलते जाएंगे, चिंता नहीं दूर होगी। तो रिफ्रेमिंग ऑफ थॉट्स में सबसे पहली चीज आती है कि आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली योर एंजाइटी, या आपकी चिंता किस चीज से जुड़ी हुई है। कोई इवेंट के साथ जुड़ी हुई है, कोई बीमारी के साथ जुड़ी हुई है, अपने कोई पर्सनल लाइफ इवेंट के साथ जुड़ी हुई है, या कोई कोई विचार के साथ चिंता जुड़ी हुई है। तो ये चिंता आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया में आपकी इलनेस के अलावा 1,00,001 चीजें हैं। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम योर इलनेस। तो वो लॉट मेनी थिंग्स क्या है वो आपने कभी सोची है? नहीं सोची है, क्योंकि आपको इलनेस के प्रति बहुत लगाव है। जिस हिसाब से कोई प्रेमी को अपने प्रेमिका के प्रति लगाव होता है, उसी हिसाब से इलनेस एंजाइटी वाले को वो इलनेस के प्रति बहुत लगाव हो जाता है। जितना सीरियस इलनेस आपको बोलो ना, उसको और कंफर्टेबल लगेगा। तो ये चीज समझनी जरूरी है that there are lot many other things which are there in your life apart from this illness, so kindly enlist those things कि ये इलनेस एंजाइटी के रहते हुए आपने क्या क्या चीज गवा दी पिछले 6 महीने, 1 महीने, 1 साल, 2 साल में आपने क्या क्या चीज गवाई है, वो चीज का लिस्ट आपको बनाना जरूरी है। तीसरी चीज कि जब आपको पता चल गई है कि इतनी सारी चीजें मैंने गवाई है, तो ग्रेजुअली वन बाय वन, जैसे आपने बताया एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, वन बाय वन हमको वो डर को, वो चिंता को फेस करना जरूरी है। सबसे परिस्थिति जिसमें कम डर लगता है, जो परिस्थिति में हमको मिनिमल डर लगता है, उसको पहले फेस करो, फिर उससे ज्यादा और मैक्सिमली जब इलनेस की बात आती है। तो ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन अगर होगा और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होगा तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट हो जाए। चौथी चीज है चैलेंजिंग योर ओन थॉट्स, योर ओन बिहेवियर। आप अपने थॉट्स को चैलेंज करो कि मैं सिर्फ रोग के प्रति सोच रहा हूं, अगर रोग के अलावा दूसरे किसी के प्रति सोच के मैं देखूं, मेरा ये रोग है वो काल्पनिक भी हो सकता है, वो सिर्फ डर भी हो सकता है, चिंता भी हो सकता है, पर मैंने कभी उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं है। तो मैं अपने आप को कुछ मौका दूं, कुछ चांस दूं, कुछ अपॉर्चुनिटी दूं कि मैं रोग के अलावा दूसरी चीजों पे थोड़ा फोकस करूं। कई बार तो ऐसा होता है कि अवॉइडेंस हो जाता है, जैसे आपने बताया कि जब भी आप इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर वाले को ये सारी बातें बताएंगे ना कि आपको ऐसी सोच तो वो सीधा सिम्टम पे बात करना लगेगा। तो ये अवॉइडेंस भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि अवॉइडेंस से सिम्टम बढ़ेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेटेजीज टू डिसएंगेज योर इलनेस एंजाइटी थॉट। इट इज वेरी इंडिविजुअल प्रोसेस। जैसे मुझे फोटोग्राफी पेंटिंग में इंटरेस्ट है और मेरी एंजाइटी दूर हो जाती है तो मैं वो चीज करूंगा। जैसे किसी को योग से अच्छा होता है तो वो करे। तो आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजीज विच डाइवर्ट्स योरसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी, और then we have to find a new way to deal with this anxiety related situation। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिससे हम अगर अपने विचार रिफ्रेम कर पाए। आखिरी बात कि ब्रेन जो है ना वो जैसा रिसीव करेगा वैसा आउटपुट आपको देगा। तो अगर आप हेल्थ इंफॉर्मेशन ही कंटिन्यूअसली रिसीव करते जा रहे हो तो आपको बीमारियां ही नजर आएगी। जैसा कलर का चश्मा आप पहनोगे वैसी दुनिया आपको दिखेगी। इट इज सिंपल एज दैट। तो आप इलनेस रिलेटेड चीजें सर्च करोगे तो आपको इलनेस रिलेटेड चीजें मिलेगी। तो एक एडवाइस हम लोग ये भी देते हैं कि आप सॉल्यूशन के बारे में सोचो, हाउ टू रिलीव एंजाइटी। आप कोई ऐसा होता है कंपल्सरी, दे आर वेरी कंपल्सिव इन सर्फिंग एंड इंटरनेट, तो वो कंपल्सन को हम पॉजिटिवली भी डील कर रहे हैं, सर्च द इंफॉर्मेशन विच बी रियली हेल्पफुल टू यू। तो ये चीजें भी आपको मदद रूप हो सकेंगी। इसमें कुछ और आप बताना चाहे डॉक्टर? हाँ जी। No, you've covered up everything, sir. And बाकी तो फिर beyond the scope of the talk हो जाएगा for our audience. So we will restrict to these many points. That's yes. fine. एक चीज ये है कि कुछ लोगों ने पूछा भी था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया, कि किसी को सिर्फ डर लगता है और किसी को सही में फोबिया है, तो वो दोनों में अंतर क्या है वो आप थोड़ा बताइए।
fear is something that we are seeing जो हमारे पास actually present है सामने, some situation that we are facing that produces a fearful emotion, which is right, facing at our face. And phobic phobia is a psychic anxiety, that is a mental anxiety. That's an not an adequate response that you are generating to to a anxiety related situation. It could be a real or an imagined situation also जो आपको वो impaired response पैदा कर रहा हो. So phobia is a mental anxiety, and that produces physical symptoms, and they are repeated for a long many some period of time to be classified as a phobic disorder. Fear, so we can have transitory also to something that we are just facing. I fear cockroaches, so I get feared of it. But a phobic patient will have a phobia to cockroaches only when when it is a prolonged pattern, and it is producing marked discomfort, excessive anxiety, और उसकी day to day functioning में वो impair कर रहा है. That's the difference between a phobic and a simple fear. आप कुछ हाँ, अगर ऐड करें सर इसमें. क्योंकि fear is a normal emotion and phobia is a disorder. शरीर गर्म होना, किसी भी चीज से शरीर गर्म हो सकता है. धूप में जाओगे तो शरीर गर्म हो जाएगा, और बुखार आना वो बीमारी है. तो ये अंतर समझना जरूरी है. एक और चीज इसमें जो ऐड करना है वो है केयर गिवर्स रोल. कि अगर आपके घर में किसी को इलनेस एंजाइटी की तकलीफ हो गई है, तो हाउ अ केयर गिवर, हाउ अ फैमिली शुड लुक एट दिस पार्ट. तो सबसे पहले उसको ये बताना जरूरी है कि भाई तुझे जो प्रॉब्लम है वो साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस है. इलनेस एंजाइटी वाले पेशेंट को कई बार ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुझे कुछ भी नहीं है, तू भूल जा सब चीज. क्योंकि इफ यू नॉट एम्पथाइज, एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वो एंजाइटी, वो चिंता, घबराहट उसको हो रही है, तो आपको अंदर से संवेदना, एम्पथी डेवलप करना जरूरी है. जब तक आप एम्पथाइज नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसको यूजलेस और अनफ्रूटफुल एडवाइस आप उसको देते जाएंगे, एंड यू विल ट्राई टू जज दैट पेशेंट ऑन द बेस ऑफ सिम्टम्स ओनली. तो पहला एम्पथी करना जरूरी है. दूसरी चीज है, ऐसे पेशेंट में और कोई हेल्प ना कर सको तो सिर्फ उनको शांति से सुन लो. एक्टिव पेशेंट लिसनिंग मतलब शांति से और पूरा प्रेजेंट माइंडेड रह के सुनना भी काफी हीलिंग देता है. तीसरी चीज, लिमिट सेटिंग. कि अगर आप देख रहे हैं कि वो एक्सेसिवली रिपोर्ट कराने जा रहा है, एक्सेसिवली हॉस्पिटल में जा रहा है, तो ऐसे कोविड के सिनेरियो में आपको एक लिमिट सेट करना पड़ेगा. दैट प्लीज डोंट गो. इफ यू आर गोइंग, आप अपना तो लाइफ रिस्क में ले ही रहे हैं, बट यू आर रिस्किंग द लाइफ ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस कोविड-19. और चौथी चीज कि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो अपना मेडिसिन और अपने जो साइकोथेरेपी के सेशंस है वो रेगुलरली ले. क्योंकि मैंने ऐसा देखा हुआ है डॉक्टर कि अगर आप उनको साइकोथेरेपी के लिए आप बोले तो रिलेटिव ही मना कर देंगे कि अब तो मेडिसिन से तेरे को अच्छा है, तेरे को क्यों सेशन लेना है. So be very much patient and be very much stick to your protocol of the treatment. कि symptoms चले गए हैं, trust your doctor and stick to one doctor, क्योंकि it is a process of improvement. It will not get cleared in a single session. Very true, sir. So we've got no questions any that are left, and I think we are well on time to finish also. So any take home message, sir? टेक होम मैसेज, हाँ चलो ये लास्ट में एक संत कबीर का एक दुआ है, उससे मैं कंप्लीट करता हूँ कि मन की हारे हार है और मन की जीते जीत. मन की हारे हार है और मन की जीते जीत. पर ब्रह्म जो पाइए मनुष्य हो जाए अजीत. तो अगर अपने मन को आप पहचान लोगे तो आपके सामने कोई भी क्राइसिस है वो इजी और नॉर्मल होती जाएगी. यही मेरा टेक होम मैसेज है. थैंक यू. Very nice, very nice. And I hope our audience takes this take home message and applies it in their life. It's a very good life survival hack also. Okay then, so we'll wind up, and we'll just put in one link also related to this health anxiety, so that you all can test if you all have that health anxiety or not. So I'll put the link along with this live session just in the comments or in the description. Okay then, sir. Surely.
we'll wind up. Surely, Okay, thank you. bye. Yeah, thank Yeah, you so much. bye. Thank you for joining. Thank And you. we'll Bye meet bye. next Saturday again. Yeah, thank Okay. you. Have a Chalo. good Bye day. हाँ जी. bye. Yeah, Bye good, bye. goodbye. Goodbye.